सफर में धूप तो होगी, घर चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते यहाँ राहें कहाँ रुकती है, अपने आप को तुम भी बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, घर चल सको तो चलो। निदा फैजली की ये कविता आज मुझे इसलिए भी याद आ रही है क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे होता है कि आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद रिजेक्शन आ जाता है, उसके बाद जो है वो आप निराश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है हमारी लाइफ में, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये अक्सर हमने सुना होता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? तो यही जानेंगे आज के पॉडकास्ट के बारे में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग गेस्ट भी हमारे पास है। आज हम ना तो यूएस की बात करेंगे, ना तो यूके की बात करेंगे, ना तो कनाडा की बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप की, और यूरोप की भी एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आपने ज्यादा स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा चॉकलेट्स के लिए, आपने सुना होगा वफेल्स के लिए। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। अगर सच में समझ में आ गया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं। लेकिन इस कंट्री की बात करने के लिए आज हमारे पास है दो बहुत ही खास मेहमान, अली और राहुल। राहुल सर है वो हमारे यहाँ पे यूरोपियन डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, और अली की कहानी काफी अलग है। तो अली, सबसे पहले आप आपकी कहानी के बारे में बताइए, आपकी वीजा जर्नी के बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन जर्नी क्या रही है उसके बारे में बताइए। So, I did my bachelor's in dairy technology from Parul University. Great. After that, I had this thing that I want to move abroad. I want to study in like food systems or sustainability and food technology. I had research for Canada, US, UK, and almost Germany के लिए भी. Okay. But उसके बाद Canada का plan drop कर दिया due to lot of reasons. फिर मैंने यूएस के लिए अप्लाई किया, यूएस के लिए अप्लाई हो भी गया, ईच एंड एवरीथिंग व्हेन लाइक सब कुछ फ्लो में चला गया। बट लास्ट स्टेप पे रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन फेस करने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मुझे ले गई ये वॉफल्स के, वॉफल्स एंड चॉकलेट्स के लिए, and also for other things, cultures and arts as well. Okay. So the place which we are talking about is Belgium. Belgium, yes. So in Belgium, I applied to KU Leuven, which is 600-year-old university. Wow. This year, 600-year university. Yes. So this year in February, they like celebrated the 600 years anniversary, and so many Nobel laureates have passed and qualified from that university. So the course which I had applied for is European Masters of Sustainable Food Systems, Engineering, Technology and Business. Okay. I mean, you guys must like be thinking that इतना बड़ा नाम है, yes. ये कोर्स में सब कुछ आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गया, इंजीनियरिंग भी आ गया और बिजनेस भी आ गया। यही सोच रहे थे मैं और राहुल सर। Okay. So when I came across this course, it was like, यार ये कोर्स इतना बड़ा नाम क्यों है? So then we researched, and that is when we got to know that this course is not only for studying in Belgium. I have to move like semester exchange जैसा है यहाँ पे। So यहाँ पे मेरा कोर्स स्टार्ट होगा होस्ट यूनिवर्सिटी में है जो है KU Leuven. Yes. वहाँ पे मैं मेरा स्टार्ट करूँगा, इंडक्शन प्रोग्राम और इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग वहाँ पे होगा। उसके बाद मुझे पोर्टुगल में जाना है। फिर वहाँ पे उनकी जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मुझे 2.3 मंथ्स करने हैं। उसके बाद मुझे जर्मनी में जाना है, वहाँ की जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मुझे पढ़ाई करनी है। उसके बाद मुझे आयरलैंड जाना है। आयरलैंड में मैं वहाँ पे उनकी जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है उनके साथ में पढ़ूंगा। सो इसलिए ये कोर्स का इतना बड़ा नाम है जो कि है यूरोपियन मास्टर्स ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। इट्स क्वाइट यूनिक and I have not heard of like a lot of people who study this course. Also, there are few Indians in my class as well, but most of the people, they are from different parts of the world, and quite a good opportunity as well. So this course, it falls under Erasmus Mundus. What is Erasmus Mundus? That it is a EU
it is governed by EU. The whole like governing body of the like वहाँ पे उनका जो भी educational unit होगा वो लोग ही ये EU के बारे में जो इरास्मस मंडस प्रोग्राम है उसके बारे में वो लोग करते हैं। इसमें पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप पढ़ोगे और आप वहाँ की जो भी होस्ट कंट्री होगी जो बेल्जियम में है तो वहाँ पे आपको फ्लेमिश डिग्री मिलती है। सो वहाँ पे ये भी मुझे कब पता चला कि जब मैं रिसर्च कर रहा था उसके बाद। सो फ्लेमिश डिग्री मिली। और रही बात वीज़ा प्रोसेस की एंड एवरीथिंग, that is also like quite easy. You have all the guidelines from the VFS, and the university, they are very compliant. They are going to share you all of the details. I mean everything. When I received the email that I have been offered admission, I was quite scared that how will we able to apply the visa, because it is quite unusual. हमें US, UK, Canada के बारे में तो पता है कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, बट यहाँ पे I was unaware. Even me and Rahul sir, we were unaware. So मुझे 2 ईमेल आए थे, एक में congratulations, दूसरे में steps कि कैसे आपको अप्लाई करना है। They were lengthy steps. Yes. Me and Rahul sir, we were both baffled कि हमें कैसे अप्लाई करना है। फिर मैंने राहुल सर को ईमेल सेंड किया और हम दोनों बस लगे पड़े कि कैसे करना है, क्या कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे उसमें वर्ड्स थे जो डच में थे। ओके। एंड पहले तो हमें कॉपी किया, फिर ट्रांसलेट कर दिए वो सब जो भी पार्ट्स थे उनको। फिर उसके बाद हमें पता चला कि हाँ ये कहना चाह रहा है। फिर वीज़ा के लिए गाइडलाइंस लिखी थी, फिर ब्लॉक अकाउंट के लिए जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर है, फिर उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में लिखा था, फिर उन्होंने वहाँ पे जो मंथली एक्सपेंस क्या रहता है, वहाँ पे आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो, ये वो बेसिक डिटेल्स लिखी थी, बस वही। फिर उसके बाद जो रही बात थी, उन्होंने लिख तो दिया कि वीज़ा गाइडलाइंस है कैसे है, बट प्रोसेस कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, वी वर अनअवेयर। हमें आई थिंक 1 मंथ के बाद VFS की उस पे से गाइडलाइंस मिली, और वो गाइडलाइंस भी कहाँ से मिली, हमारा कॉलेज का जो क्लास था उन्होंने ग्रुप बनाया था कि वी रिप्लाइड यस दैट वी आर गोइंग टू अटेंड दिस यूनिवर्सिटी, सो दे एडेड अस इनटू देयर व्हाट्सएप ग्रुप। सो मैं वहाँ पे ऐड हो गया ग्रुप में। देन मैंने वहाँ पे +91 वाले नंबर देखे, मैं बोला कि चलो इंडियंस तो है इस कोर्स में, मैं अकेला इंडियन नहीं हूँ। सो फिर मुझे नंबर्स मिल गए उनके, और मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत नॉर्मल इंटरेक्शन किया कि आई वुड नॉट प्ले डम कि भाई मुझे कुछ पता नहीं। मैं बोला कि यार मैं वीज़ा के ये स्टेप पे अटका हूँ। आई कॉल्ड इट अ ब्लफ, और वो ब्लफ करेक्ट हुआ। वो जो स्टूडेंट थी, दे शेयर्ड मी गाइडलाइंस। I was very happy, like okay yeah, now we have a blueprint कि हमें कैसे मूव करना है। So within that blueprint we were still bamboozled कि भाई इसमें करना कैसे है, क्योंकि at the end of the day it was very much unique for him and me as well. Okay. चलो मुझे US के बारे में तो पता था क्योंकि US में ऐसे होता है, बट अब बेल्जियम में कैसे करना है, अनअवेयर। तो राहुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे अलग होता है बेल्जियम का प्रोसेस जो ट्रेडिशनल बाकी सब कंट्रीज में करते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस रही आपके लिए? सर जैसे यूरोप का ये मेरे लिए पहली बार नहीं था, पहले भी मैंने यॉर्क एंड बॉल खेला है। यस राइट क्योंकि मैंने पहले इटली का भी ऐसे ही वीज़ा किया था, डूइंग ओन माय रिसर्च, राइट। यस। तो तब भी मुझे ये कुछ नई चीज़ें थी कि जैसे डॉक्यूमेंट को कैसे अपोस्टाइल कराना होता है। फिर ये होता क्या है अपोस्टाइल? सर उसके लिए आपको पहले QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। राइट नहीं, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। तो एक अपोस्टाइल करके होता है, फिर दूसरे टाइप के लाइक आपको एफिडेविट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे अली के भी बने हुए थे। यस राइट के जैसे सेम नेम एफिडेविट हो गया, एफिडेविट ऑफ ओथ हो गया, एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो दूसरी कंट्रीज में रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आपको डे 1 से पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है, राइट। यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, तो इट वाज इजी फॉर मी। आई टुक रिस्क बिकॉज सब कुछ मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे, राइट। तो दैट्स व्हाई आई कुड मेक इट। ओके। तो बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने भी पहले कनाडा के लिए अप्लाई किया, फिर प्लान ड्रॉप कर दिया, फिर US के लिए किया, फिर वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जर्मनी के लिए रिसर्च किया, UK के लिए रिसर्च किया,
लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो जो लोग स्टूडेंट है वो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंट्री प्रीफर करते हैं, यार कनाडा जाना है किसी भी तरीके से, यूएस जाना है किसी भी तरीके से, प्रोग्राम कोई भी होगा तो चल जाएगा। तो आपका टेक क्या था? प्रोग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कंट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट था, या चॉकलेट? Chocolates, and what Waffles. came by was waffles, Lagos, and also the curriculum. Okay. Why I'm saying curriculum is, if you, I'm not going to say that I'm going to study this subjects, but Yes, if you were to look at my timetable, because I have my timetable, if you will see what type of subjects that I'm going to study, even like you both have graduated, you'd be like, नहीं यार मेरे को पढ़ना ही है, बस पढ़ना है, बस वही। मैं बेल्जियम में सिर्फ 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ for 5 months. So just think about the quality of education that I'm going to get, the intensity of all of the subjects, how deep I'm going to go into all of this, all of the systems, like when it comes to sustainability, when it comes to chocolates and everything, I'm going to go deep. So when I was going through the universities from Canada, US, UK, Germany, yes, German universities, they are also, they are very much good about their education, and US as well. बट वहाँ पे जब मैंने यूके और कनाडा में जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा, यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट्स को लाइक जो उनका कोर्स था और करिकुलम मैंने देखा, तब मुझे चाहिए था, जो लाइक व्हाट आई वांट टू स्टडी फ्रॉम द कोर्स दैट यू आर गिविंग, वो मुझे नहीं मिल रहा था। सर आई बिलीव दिस इज द राइट अप्रोच। जब आप कंट्री या फिर कोई भी कोर्स चूज करते हो तो ये सही अप्रोच रहता है कि सबसे पहले वो देखो कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरी फिलोसॉफी भी कुछ ऐसी ही है कि स्टूडेंट अवेयर रहे कि वो पढ़ने क्या जा रहा है। और अली ने भी शायद ये प्राइमरी थिंग थी कि आपने ये कंसिडर किया था कि व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी, रादर देन लाइफस्टाइल, कल्चर जो भी है वो बाद में उसने सोचा। आई वाज नॉट इवन गिविंग अ डैम अबाउट मनी। कितना मांग रहे हो आप, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। मेरे पापा ने मुझे ये कुछ भी नहीं बोला कि बेटा ये अपनी हैसियत के बाहर जा रहा है, औकात के बाहर जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बस लाइक देखो पढ़ना है ना, आई एम गोइंग टू गिव यू, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट। यस, तू जो बोलेगा वो होगा। एंड मैं वही चीज के लिए आई एम वेरी मच लाइक हैप्पी कि भाई ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और रही बात कनाडा, यूएस, कनाडा यूके में क्यों नहीं जाना था, बहुत वहाँ पे सब मुझे जानते हैं। अच्छा, सब मुझे जानते हैं। कनाडा में मेरा खुद का भाई है, यस। यूके में मेरे फैमिली के डिस्टेंट रिलेटिव्स है, ये है। यूएस में मेरा खुद का चाचा का लड़का है। और लाइक एट द एंड ऑफ द डे मुझे कुछ भी हुआ तो मुझे वहाँ पे उनकी हेल्प मिल जाएगी। कंफर्ट जोन एक आपके पास हो जाएगा। यस, और मुझे वो करना ही चाहिए था। और रही बात, जब मैं बेल्जियम में जाऊंगा, जब मैं ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे लैंड करूंगा, नो वन, कोई नहीं होगा वहाँ पे। मुझे खुद ट्रेन की टिकट लेनी है, मुझे खुद मेरे डेस्टिनेशन पे जाना है, मैं खुद 47 kg लगेज जैसे घिस के जाऊंगा। और मैं मेरी हॉस्टल पे जाके मैं सब कुछ अकोमोडेट करूंगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। एंड मेरे साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, कलीग्स हैं, उनका हो गया है। दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज देयर डेस्टिनी। बट I literally feel that they are still looking for their comfort zone। कि मुझे वहाँ पे गुजराती, लाइक हम गुजराती है तो मुझे वहाँ पे गुजराती में, मुझे वहाँ पे थेपला खाने वाले मिल जाने चाहिए, हांडवा चाहिए मेरे को, खाखरा चाहिए, मठिया चाहिए, बस वो मिल जाने चाहिए। सो मेरा ऐसा नहीं है, मुझे चाहिए था कुछ अलग पहले से। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला सब कुछ। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे वॉफल्स चाहिए। हाँ, बस वही, मुझे चॉकलेट चाहिए, वॉफल्स चाहिए। और फिर रही बात कल्चर की, जो वहाँ पे हम ओवरलुक करते हैं, दैट इज द मोस्ट लाइक अंडररेटेड थिंग अबाउट यूरोप इज कल्चर। और वहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैंने जब मेरे फैमिली में बोला ना कि मैं से यूरोप में जा रहा हूँ, और उन्होंने मुझे पूछा कि यूरोप में कहाँ, फिर मैंने बोला कि बेल्जियम। सो मुझे जो मेरी जो सिटी है, मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ, वहाँ पे मुझे मेरे फैमिली, मेरी बहन, वो मुझे रील्स शेयर करने लगे कि देख तू ऐसी जगह पे जाने वाला है। बोले क्या है, जगह क्या है? बोले देख यहाँ पे चर्चेस कैसे है, ऐसा फुल आपको लगेगा कि आप हॉगवर्ट्स में हो।
हैरी पॉटर तो आपने बुक्स में रीड किया है, मैं तो वहां पे जाके चर्च में जाऊंगा और हैरी पॉटर आई एम गोइंग टू लाइक लिव दैट मोमेंट. चलो कनाडा, यूएस, ईच एंड एवरी कंट्री इज ब्यूटीफुल, आई एम नॉट सेइंग, देयर इज नो डाउट. सो बट नया क्या है? आप तो जा रहे हो कनाडा, यूएस में क्योंकि आपका भाई फलाना व्हाटसोएवर लोग हैं. लाइक टेक दैट लीप ऑफ फेथ, अप्लाई, जस्ट टेक दैट रिस्क. What we did was all in. No backup whatsoever. Backup भी कब लिया पता है? जब 2 महीने के बाद 2 महीने तक इनको लोगों का रिप्लाई नहीं आया तब. अच्छा. वो भी उस टाइम पे पेरेंट्स और भाई फोर्स करने लगे कि देख एक ही चीज के ऊपर हम अटक के नहीं रह सकते. Yes. क्योंकि there is a different philosophy in that as well. So I did apply. मेरे पास आ गया था ऑफर लेटर. और जब पैसे पे करने की बारी है तब इन लोगों का सामने से ऑफर लेटर आया कि भाई यू हैव गॉट एडमिशन. एट दैट डे मी एंड राहुल सर वी वर लाइक क्लाउड 9. भाई ऑफर लेटर आ गया आफ्टर 3 months. जो उनका टाइम फ्रेम है 8 weeks, उन लोगों ने मोर देन 8 weeks लिए हैं. एंड इसका एक्साइटमेंट देख के मेरी रिसर्च एक्टिविटी बढ़ गई. अच्छा. और इन्होंने इतनी मेहनत की. फ्रॉम द डे आई गॉट माई एडमिशन लेटर ही वाज लाइक चलो अब देखते हैं कि कैसे वीजा अप्लाई करना है, ये वो फलाना. आई वाज सर्चिंग चैट जीपीटी, यूट्यूब. आई वाज आल्सो डूइंग कॉन्टेक्ट्स विद आवर पार्टनर्स. तो किन किन लोगों ने मेरे को मना भी कर दिया कि जबकि आपका पार्टनरशिप हमारे साथ है नहीं तो हम क्यों इन्फॉर्मेशन दे. तो ये मैंने प्रियंका मैम जो हेड है हमारे उनसे भी बात करी थी. सो मैम वाज लाइक आपको ये सब करना है. तो फिर मैंने थोड़ा मैच्योरली रिसर्च करना स्टार्ट किया. अली को मैं इन्फॉर्म करता रहता था कि वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस. उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो शायद से हम इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते थे. There was one document in my admission letter. It was in Dutch. Okay. Those 2 pages were Dutch. Me and Rahul sir, we were trying to interpret it. यार पूरा उसका ट्रांसलेशन भी निकाल दिया. Still कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं, none. फ्रैंकली स्पीकिंग की जो वहां पे गाइडलाइंस दी हुई थी उसमें से मैं 70% जानता था. जैसे कि ये अपोस्टाइल का हो गया, देन सेम नेम एफिडेविट हो गया, देन एफिडेविट ऑफ सपोर्ट हो गया, फिर वीजा फाइलिंग कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो बल्क में एंट्री नहीं करनी होती, फंड कैसे, मतलब हम जो उसका ब्लॉक अकाउंट था उसके क्या प्रूफ रख सकते हैं. सो आई वॉज अवेयर ऑफ 70 to 80% थिंग, बट 20% थिंग वॉज न्यू फॉर मी. एंड आई वुड प्रेज अली के उसने मेरे पे ट्रस्ट किया एंड वी मेड इट. एंड नहीं, लेकिन मैं सवाल मेरा सिंपल सा है कि अभी मान लो कि ये प्रोसेस में आपने बहुत सारी चैलेंजेस फेस की बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम. तो आपको नहीं लगता है जब आप स्टडी करने जाएंगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज एक बैरियर बन के आपके सामने आएगा? One great news is that this whole course is taught in English. Okay. Why? Because you are going to travel to 4 different countries, and you do not have much time to study their language and then you do your courses. Yes. Because you are not going to stay there for like 3 months से ज़्यादा आप नहीं stay करोगे. For 2 countries आप stay नहीं करने वाले हो. So पूरा course is English taught. So that is the thing which I like. ओके. हाँ, वहाँ की लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, सबके साथ सीख लेंगे, बट इंग्लिश में है ना तो वो सबसे इजी पार्ट है. हाँ, नो डाउट है, डॉक्यूमेंट समझने में तो हम दोनों की लग गई थी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज लाइक कि अब ब्लाइंड ट्रस्ट कि भाई हो गया है, अब वेट करो कि भाई यू गेट प्रॉपर थिंग. और इसमें स्टेप बाय स्टेप ही मूव करना था बिकॉज वी कांट जस्ट कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ से ले आए, वो यहाँ से ले आए, वो ऐसा सब, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने में, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हमारे पास लास्ट डे तक नहीं था एंड दैट वाज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट. वो भी हमें कहाँ से मिला? क्योंकि मैंने राहुल सर को बोला कि सर अपन चेकलिस्ट करते कि डॉक्यूमेंट सब आ गए. राहुल सर वाज ऑन कॉल. ही वाज लाइक कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डन, पासपोर्ट साइज कॉपी डन, पासपोर्ट 6 months की वैलिडिटी वो डन. फिर आपका एडमिशन लेटर डन. फिर आपके रहे हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो सब हैं आप डन है. फिर आ गए एफिडेविट्स जो हमें नोटरी करवाने थे, वो डन. मैरिज सर्टिफिकेट जो इसमें चाहिए रहता है वो डन. फिर एक डॉक्यूमेंट ऐसा आता है
जो कि है प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन। वो जब हमने पढ़ा तब हमें पता चला कि प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन जो होता है वो है एम्बेसी की फीस। जैसे कि हम यूएस एम्बेसी को पे करते हैं, yes. वैसे ही हम बेल्जियम एम्बेसी को हम पे करते हैं। वो हमने वीकेंड पे की। मेरा अपॉइंटमेंट है मंडे को, मेरे पास कोई पेपर नहीं है जो प्रूफ है कि मैंने फीस पे की है। yes. मैंने पता है उनको क्या, एक नॉर्मल सा स्क्रीनशॉट कि भाई मेरे में से ये अकाउंट में डिडक्ट हो चुके हैं। यस, मैंने वहां पे मेरा मुंह भी नहीं खोला कि भाई ये पैसे वहां पे अकाउंट में इनिशिएट हो गए कि नहीं हुए। उन्होंने पेपर मांगा कि प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन फी, मैंने उनको हैंड ओवर किया, उन्होंने मेरे हाथ में से ले लिया। यस, मैं उस दिन तक मैं सुबह इनको कॉल किया कि सर मैं ऑन द वे हूँ। इट वाज संडे, संडे था। मैंने उनको सर को बोला कि सर फीस पे कर दिए और ऐसा झोल करने वाला हूँ मैं। सर ने बोला कि देखो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई नहीं, अपना पूरा डन है, हम दूसरी बार अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ऐसा ना कोई इश्यू नहीं था। बट आई वाज लाइक अब यार एक्साइटमेंट रह गई है और मैंने बहुत वेट किया इसके बारे में। यस। और मैं इसको और डिले नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला कि चलो अब कर ही देते हैं। सर ने बोला कि चलो कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। हो गया वो, एंड उन्होंने मुझे सामने से बोला कि प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन फी, ये रहा मैम, ठीक है डन। इसके लिए मैंने एक बैकअप रखा था सर, कि जैसे पहले मेरे को एक बार एक्सपीरियंस हो चुका था जब मैं फ्रांस का वीजा कर रहा था, कि ऐसा कुछ भी मिसिंग है ना, यू कैन मेंशन इट इन योर कवर लेटर। सो मैंने अली को बोला कि एक कवर लेटर बना लेते हैं, भले तो फीस पे कर दे, अपने पास वो रिसिप्ट नहीं आएगी, राइट, बट वी हैव प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन पेमेंट, राइट, उसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका एक फाइन प्रिंट निकाल ले कलर में, और कवर लेटर में मेंशन कर दे कि ड्यू टू लास्ट मोमेंट पेमेंट वी हैव नॉट रिसीव्ड द रिसिप्ट येट। और वो भी वो लोग कंसिडर करते हैं जब हम जाते हैं बायोमेट्रिक के लिए वीएफएस में, तो वो कंसिडर करते हैं। तो इट वाज आवर बैकअप प्लान, बट समहाउ इट सो व्हेन राहुल सर टोल्ड मी अबाउट कवर लेटर, आई डिड चैट जीपीटी। हो गया अपना इतना, उस टाइम पे कैसा ही दिमाग चलेगा व्हेन यू आर इन पैनिक मोड। मैंने चैट जीपीटी किया, मैंने लास्ट में जो राहुल सर ने हमने लाइक दिमाग में सोचा था वैसा एक छोटी सी तीन लाइन लिख दी। बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, वी डू नॉट हैव द स्विफ्ट कॉपी, एज सून एज आई रिसीव द लाइक स्विफ्ट कॉपी, मैं आपको बेल्जियन एम्बेसी का जो ईमेल था, वो दिल्ली एम्बेसी जो दिल्ली में उनकी ऑफिस है ना, हमारे पास उनका ईमेल भी बैकअप में रेडी था। अच्छा, कि सीधा भेज देंगे हम। परफेक्ट। और टाइप करके साइन वाइन करके मैंने रख दिया। अब रही बात, कवर लेटर रख दिया, उसमें हमने मेंशन कर भी दिया, बट हमें ये नहीं पता था कि मेरा वीजा 2 दिन में आ जाएगा। ओके, सो विद इन 2 days you got the visa? Yes. I applied on 16th. Okay. 17th को blank day था। 18th को I got a text message and email that all of my processed documents have been dispatched from the BKC office. Okay. I got scared. Me, like I am very nervous. Like you just get information that your passport or the visa decision has been processed, but you don't get the final decision whether it is approved or not. So for that, like we had like little bit tough time to survive that. That 24 hours went like in a panic mode and I was scared कि भाई क्या होगा। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि उन्होंने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए थे, तो आई गॉट स्कैर्ड कि भाई ये लोग इतनी जल्दी कैसे इशू कर सकते हैं। अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। दे वांट टू वेरीफाई दैट ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर, आपने जेरोक्स कॉपी तो रखी है, हाँ, बट क्या वो सेम है। एकेडमिक क्रेडेंशियल्स लिए, फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अब जो भी करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट जो आपके, उसका मतलब स्कैन कॉपी भेजना होता है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वो ले लेते हैं? ओरिजिनल हार्ड कॉपी दे आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम यू। वो आपके सामने ही फोल्डर्स में रखेंगे और फिर आपको वो पूरी फाइल देंगे। आप भी बायोमेट्रिक्स के लिए जाओगे, पूरा आपके पास से हैंड ओवर ले लेंगे और फिर आपको बायोमेट्रिक्स देने के बाद यू गो आउट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको देके जाना है, खो गए तो वो भी, उसके लिए भी मैं भी डरा हुआ था। मैं उसी के लिए डरा हुआ था। और सबसे पहले जब उनका मुझे मैसेज आया ना कि आपके प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए,
तब मुझे लगा कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए होंगे। यस। तो मैंने राहुल सर को भी यही बोला कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई टेंशन मत लो आप। सर ने भी बोला कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब 18 जून को ये मैसेज आ गया मेरे को। 19 जून को मैं शांति से बैठा हूँ, आई एम हैविंग लाइक माय कजिन वाज देयर एंड आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिम। सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ब्लू डार्ट कि सर आपका पासपोर्ट लेके नीचे खड़ा हूँ। हालांकि पासपोर्ट हो ही नहीं सकता ना यार, तू क्यों ऐसी बात कर रहा है। और अगर ये एक इंडियन एक वो है कि अगर आपका पासपोर्ट लेके वो आता है कुरियर डिलीवरी का, तो वी गिव देम शगुन। यस। तो उन्होंने बोला कि इसमें पासपोर्ट है। बोला कि हो ही नहीं सकता है। बोला कि ये लो आप देख लो। मैंने फील किया हाँ देयर इज पासपोर्ट। तभी मेरी आई गॉट ज्यादा लाइक स्कैर्ड कि लाइक नहीं, लेकिन उसमें भी ये भी तो हो सकता है ना, रिजेक्शन हो तब भी तो पासपोर्ट में वो नहीं, दे डू नॉट से एनीथिंग। ओके। वो ये लोग कोई भी मैसेज आपको नहीं देते। ये लोग यही कहते हैं कि प्रोसेस डॉक्यूमेंट रिलीज हो गए और सो एंड सो थिंग, दैट्स इट। दे डू नॉट से। अगर इसमें वीजा रिजेक्शन आता है तो उस पे स्टैंप लग के नहीं आता। हाँ, एग्री, पर पासपोर्ट तो आएगा। हाँ, पासपोर्ट आएगा और उसके साथ एक लेटर आएगा जिसमें पता चला कि अपने शगुन दे दिया और रिजेक्शन था। शगुन तो दे दिया। मैं बोला कि चल भाई मैं बहुत खर्चा करके बैठा हूँ, 100 रुपए में कुछ नहीं हिलने वाला है। तो उसने मुझे जैसे ही दिया और मैंने फील किया हाँ देयर इज पासपोर्ट। आई गॉट नर्वस अगेन। क्या पासपोर्ट तो है, खोलू नहीं खोलू ये था। और मैंने बोला कि यार मैंने मेरे भाई को दे दिया। मैंने भाई तू खोल। यस। और भाई ने बोला कि दिस इज योर मोमेंट, यू हैव टू ओपन इट। आई ओपनड इट एंड आई सॉ द पासपोर्ट। आई वाज लाइक ओके यार पासपोर्ट इज इन देयर। व्हाट थिंग वाज दैट जब मैंने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, वो सब जहाँ पे स्टैंप लगा था वही पेज पे उन लोगों ने रख दिया था। As soon as I took my passport out, my phone was in my hand. I opened it. There it was, the EU visa, which was the mandatory thing for us. और हमने जिस टाइप के वीजा के लिए अप्लाई किया था वही वीजा लग के आया है। So that was the most crucial part for us. और जैसे ही मेरा लगा मैंने इनको कॉल बोला सर वीडियो कॉल ही किया। मेरे हाथ हिल रहे थे और सर भी यही मोमेंट पे थे कि यार कुछ तो आएगा, हाँ या ना या कुछ भी है तो आएगा। यस। और हाथ ऐसे हिल रहे हैं और सर वाज इन अ मीटिंग और सो एंड पीछे से आवाज आए कि चलो कांग्रेचुलेशंस वीजा लगा। इट वाज अ वेरी लाइक गुड मोमेंट फॉर अस, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विद इन 2 days, क्योंकि इन लोगों की गाइडलाइन में भी लिखा था, जो हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी वही गाइडलाइंस में लिखा था कि इट इज गोइंग टू टेक 90 days, सो यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू अस इफ यू हैव एनी क्वेरी। आई थिंक कानन इज लकी इन दिस कि जब भी ऐसा बोलता है ना 45 वर्किंग डेज। अभी जस्ट रिसेंटली मेरा एक लिथुआनिया का भी वीजा आया है, तो उसका वीजा हार्डली 15-16 वर्किंग डेज में आ गया। तो जो पोर्टल हम जिससे अप्लाई करते हैं, दे पीपल आर सरप्राइज कि यार आपका कैसे आ सकता है कि मतलब इतना जल्दी आ गया। हमारे 5 स्टूडेंट के वीजा पेंडिंग है और वो कब से है, इट इज मोर देन 50 वर्किंग डेज और तब भी नहीं है, और आपका 15 डेज में कैसे आ गया। नहीं सर, इसमें ये कह सकता हूँ चलो लक तो है ही, लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंटेशन में जो मास्टरीज है, बहुत सारे लोग मतलब कनाडा के लिए भी जो बात करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना चाहिए उसके लिए हमारी टीम जो है वो कई सालों से ट्रेन हो चुकी है। इसमें सर एक और चीज है कि ये साइकोलॉजी होती है कि जितना आप, और अलग डिपार्टमेंट भी है सर। yes. दूसरा क्या है कि हर एक जगह पे आपको वो अलग से एप्लीकेशन डिपार्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक एडवांटेज कहीं ना कहीं पूरा बैक ऑफिस सेग्रीगेट करके रखा है। When it came to like giving affidavits, I did not have any prior knowledge कि भाई लॉयर के पास जाके आपको टाइप करवाना रहेगा ये वो। राहुल सर, he had already given me the script. All I had to do was नाम और जितना इंफॉर्मेशन मुझे चेंज करनी थी, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड फॉर दैट ऑल ऑफ द अदर पार्ट जो हमने अपोस्टाइल करवाया, वेरी इजी प्रोसेस, वेरी इजी। लाइक आई मीन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमें जब हमारे डॉक्यूमेंट्स बाहर भेजने होते हैं और वो एक स्टैम्प के लिए वो दिल्ली से स्टैम्प होके आता है वो चीज, और उसके लिए जब हमने रिसर्च की थी तब वो लोग बोल रहे थे कि 1 month के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। और जब कोई बोले कि 1 month के बाद और आप एक
टेंटेटिव टाइम लेके बैठे हो कि भाई वी वांट टू अप्लाई विद इन 15 डेज और 10 डेज, और आप ऐसा बोलो कि हम 1 मंथ के बाद आपके डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे, तो दैट इज द मोस्ट डेविस्टेटिंग मोमेंट फॉर अ चाइल्ड हु इज अप्लाइंग फॉर द वीजा. इट्स लाइक कि आप ये टॉफी दे रहे हो लेकिन नहीं, खानी नहीं है. नहीं, आई मीन दिस इज नॉट अ वे. पर ये थोड़ा आई वुड से कि रिस्की प्रोसेस है सर, क्योंकि इसमें ना आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लैमिनेशन निकाल के वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंप लगता है. तो आप किसी भी एजेंट पे ये चीज का ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर टेकिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसमें कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई सिग्नेचर रजिस्ट्रार की वो निकल गई, तो मे बी इन फ्यूचर वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं रहेगा. सो कानन हैज एक्सपर्टाइज कि ये सारे जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फर्दर प्रोसेस करवाता है, तो हम उनको गारंटी देते हैं कि लाइक यू कैन टेक रिस्क. विद इन 4 डेज वेडनेसडे को मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए ऑफिस पे, और वीकेंड था, थर्सडे फ्राइडे, एंड व्हेन इट कम्स टू मिनिस्ट्री दे आर क्लोज्ड सैटरडे संडे को, और वो आई थिंक सेकंड और फोर्थ सैटरडे, बट ऑब्वियसली ऑफिशियल हॉलीडे. ट्यूसडे I got my documents. What ChatGPT or Google said कि it is going to take a month for your documents, we did it in less than a week. Because I had this experience in Italy process, so I know like how to handle this document. And when we like me and Rahul sir, we had a pretty like a good chuckle about it. When I had to prove that I am my parents' daughter, like son. It was like the most funniest thing which I had to ever prove for a visa. Yes. कि मुझे वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं मेरे माँ बाप का ही लड़का हूँ. उसमें मैंने और राहुल सर ने एक नॉन फॉर्मेटिव, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, बस हमने ऐसे ही लिख के ड्राफ्ट करके बनाया. मैंने राहुल सर को बोला कि सर ऐसा ऐसा मेंशन किया है, और मम्मी पापा और उनका डेट ऑफ बर्थ, एज, उनकी मैरिज एनिवर्सरी मैंने लिखी है. एंड मैरिज एनिवर्सरी को प्रूव करने के लिए मुझे मम्मी पापा का इंग्लिश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना, और वो मैरिज सर्टिफिकेट मेरा लकीली ड्यू टू माय डैड्स कॉन्टैक्ट्स जल्दी से मिल गया. यस, क्योंकि इन लोगों का एक process है to apply Belgium visa, you need to get your documents in अगर आप डच में करके आते हो तो well and good, फ्रांस चलती है वहाँ पे और इंग्लिश चलती है. ये सारा गेम जो है ना सर, वो डॉक्यूमेंट्स का है. Absolutely. और उसका फॉर्मेट हमको पता है कि किस तरह से डालना है. तो कब वीजा लेट आता है, जल्दी आता है, मैंने जैसा आपको बोला कि एक साइकोलॉजी होती है कि डॉक्यूमेंट्स को जितना आप क्लियर रखोगे, जो वीजा ऑफिसर है जितना आप उनको कम कंफ्यूज करोगे, उतने बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे. इसीलिए हमने एसओपी का फॉर्मेट्स क्या होना चाहिए, कवर लेटर का क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किस हायरार्की में होने चाहिए ताकि वो जल्दी से डिसीजन ले पाए, तो हम उनको पूरा फाइल अरेंज करके यहाँ से भेजते हैं. एंड व्हेन ऑल ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स गॉट सेटल्ड, द लास्ट हर्डल दैट वी फेस्ड वाज माई VFS एप्लीकेशन पोर्टल. जो आईडी होती है आपकी, जो एक VFS आईडी बनती है, वो मेरी ब्लॉक हो गई थी फॉर 24 आवर्स. Yes, I did it on my phone. हाँ, और मैं जून 12 को यहाँ पे आया था टू गेट माई अपॉइंटमेंट डन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग वाज सेटल्ड. और अब जून 12 को मेरा यहाँ पे आना फोक रहा, क्योंकि हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करने रहे थे और अचानक से पोर्टल पे आ गया कि 24 आवर्स के लिए आपका बैन. ड्यू टू दिस प्रॉब्लम वी वर अबाउट टू पोस्टपोन आवर अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करने वाले थे. और फिर 13 को मुझे दोपहर में आपका फोन आया. दोपहर में राहुल सर का फोन आया. मैंने इसको पूछे बिना कि भाई तेरा रेडी रख, जो भी है वो पेमेंट का मोड मैंने कर दिया है. और मैंने सीधा मेरा इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, वीडियो कॉल पे मैं स्कैन कर रहा हूं. मैंने स्कैन किया, सीधा पे किया, राहुल सर के पोर्टल पे अपडेट हुआ. विद इन 5 मिनट्स आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम कि आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया. आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई हमें ये मिल गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ये मेरे ईमेल आईडी से बैन हो गया ना, तो हाउ विल आई बी एबल टू डू इट. चलो दूसरा ईमेल आईडी तो हम बना देंगे, बट इट इज लाइक कि ये VFS वाले ब्लैकलिस्ट ना कर दे. यस, क्योंकि एक डीप डाउन एक फियर रहता है, क्योंकि आपको ये चीज के बारे में पता नहीं है. यस, भले मैं राहुल सर के पास ही हैज एक्सपर्टीज एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल अनअवेयर कि हमें इसके बाद क्या होगा. इट इज स्टिल वेरी अनसर्टेन.
और जब मेरे पास पूरी सब डिटेल्स आ गई थी एवरीथिंग, मैंने और राहुल सर ने पूरा वंस अगेन चेक लिस्ट किया पूरा, उसके बाद भी वी स्टिल फेस दैट लास्ट प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन का। एंड वो तो जब मुझे पता चला ना, आई वाज लाइक I can't even be like mad about anything. I was like यूजुअली होता क्या है सर कि मैं एनी डेस्क करता हूँ जब मैं फाइनल Yes. वीजा फॉर्म फिल कर देता हूँ, आई डू एनी डेस्क ताकि स्टूडेंट भी देख सके कि क्या मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करी है। लेकिन इसके केस में इतना वो मतलब क्लाइमैक्स ऐसा इंटरेस्टिंग चल रहा था कि मैं इसको डॉक्यूमेंट वीडियो कॉल पे वेरीफाई करा रहा हूँ। और इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो उनके काउंसलर्स को ब्लेम करते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा एप्लीकेशन ऐसा हो। आई मीन I can't even blame him because it's his first time and my first time as well. So यहाँ पे mistakes जो है उसी से सीखना पड़ेगा। And due to that thing, I was able to carry forward with Rahul because कि देखो अब इसमें मैं independently तो कर सकता था, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंटली करता ना तो अभी तक मैं तो सिर्फ वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में ही लगा पड़ता। यस, क्योंकि मेरे पास ना तो अपोस्टाइल के कॉन्टेक्ट्स हैं, ना तो मेरे पास कोई प्रायर नॉलेज है कि मैं एफिडेविट कैसे बनाऊं। मुझे पीसीसी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैं गुजराती में लेके बैठा हूँ। वो तो मेरे को 4 दिन बाद पता चला कि ये गुजराती में लेके बैठा और मैं गुजराती में लेके बैठा हूँ, मुझे मैं मेरे ही जोन में मैं बोल रहा हूँ, मैं इसका ट्रांसलेशन करवा के मैं बैठ जाऊंगा। फिर मुझे इनका जो लिथुआनिया जो स्टूडेंट है उन्होंने बोला कि पीसीसी हम पासपोर्ट सेवा से करवा सकते हैं। यस, मैंने पासपोर्ट सेवा, मुझे लेटेस्ट डेट मिल रही थी अहमदाबाद की, मैं निकल गया अहमदाबाद। उसमें भी ये लोग बोलते हैं कि 15 डेज में आता है, मेरा उससे ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा। मैं बोला कि यार तुम लोगों को 2 डॉक्यूमेंट के लिए भी इतना टाइम लगता है। मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में भी वो लोग मुझे फोन पे ये नहीं बोल रहे कि सर आपको आपका पासपोर्ट और आधार कार्ड की कॉपी लेके आनी है और आपकी जो फाइल जो होती है जो आपने पीसीसी में सबमिट की थी वो भी आपको बोल रहे कि नहीं आपको लेके आ। मैं वहां पे पहुंच गया हूँ, फिर मुझे इन्फॉर्म कर रहे कि सर आप तो लेके नहीं आए। बोला कि सर आप कॉल करके बता सकते हो ना। हाँ, आपने जब मुझे बुलाया कॉल करके तो तब आप बता बताएं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और आपको ये जेरोक्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। They did not even say anything. यूजुअली जब हम आयरलैंड की प्रोसेस करते हैं ना तो इसमें एक पीसीसी मतलब रिक्वायर्ड है। सो आई माई सेल्फ टेक अपॉइंटमेंट विद द पासपोर्ट सेवा केंद्र फॉर दिस पीसीसी, बट इन हिज केस ही हिमसेल्फ बुक, so I could not share the supporting documents. और why I took this decision was we were on call and यही एक डॉक्यूमेंट था जो अटक गया था, बाकी each and every document was ready. और ये डॉक्यूमेंट अटक गया था तो आई वॉज वेरी मच इन माई हेड। और आई हैव माई अंकल हु डज दिस पासपोर्ट थिंग, तो मैंने जब उनको बोला ना कि देखो भाई ऐसा ऐसा सीन है, जो अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट हो ना मेरे को वो चाहिए। गोधरा में अपॉइंटमेंट मिल रही थी बट नहीं, मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि गोधरा इज अ स्मॉल टाउन एंड वी डोंट नो हाउ मच टाइम इट टेक्स। और यहाँ पे कोई ऐसी एक्सप्रेस एंट्री नहीं होती है या कोई भी ऐसा कि ज्यादा पैसे भर के फटाफट आ जाएगा। तत्काल मोड नहीं होता, इसमें तत्काल नहीं है। यस, इसमें यही है कि आप जाओ लाइन में रहो, आपका नंबर आएगा, टोकन नंबर आएगा, आप जाओगे वहां पे आपका होगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि डिस्पैच हो गया। एक कैच यहाँ पे भी है सर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे खुद से प्रोसेस कर देते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि लाइक पीसीसी भी अटैच करना होता है। उनको कब पता चलता है? जब वीजा फाइलिंग करने जाते हैं उसके आगे आगे। अभी उसको आने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। इन बिटवीन उनका जो वीजा का डेडलाइन है वो चला जाता है। तो ऐसा 1-2 स्टूडेंट्स के साथ हुआ था जो खुद से मतलब वो कर रहे थे और फिर मेरे पास आए थे, तो दे वर लिटरली रिजेक्टेड। तो मैंने उनका इंटेक डिफर कर दिया और फिर अभी उनका प्रोसेस चल रहा है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं रिवाइज करा रहा हूँ टीम से, उसमें क्या हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, राइट। सो अगेन कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स का गेम है और वो डॉक्यूमेंट कब आना चाहिए वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे मैं एंड डेट में अपोस्टाइल और पीसीसी नहीं करा सकता, मेरे को डे 1 से स्टूडेंट को बोलना है कि भाई पीसीसी करा ले, और उसमें भी टाइमलाइन मेंटेन करना पड़ता है। मेरे को 6 मंथ्स ओल्ड पीसीसी नहीं चलेगा, तो वो भी एक मैटर करता है। तो परफेक्ट टाइमिंग क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट को इश्यू कराने का, वो भी यूरोप में बहुत मैटर करता है। सो सर, बीइंग ए गुजराती, जो एक कंसर्न हमेशा रहता है वो है कि बजट क्या रहेगा अगर हम यूरोप में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली बेल्जियम में।
तो बजट क्या रहेगा, खर्चा कितना होगा? अगर सर मैं बेल्जियम की बात करूं तो जैसे अली का अगर पेमेंट था, जो ट्यूशन फीस थी वो 16 लाख मतलब 16,000 यूरो थी 2 साल के लिए। अच्छा, 2 साल के लिए? यस, 2 साल के लिए। ओके, तो 1 साल का तो मतलब एक साल का 8,000 यूरो है, मतलब 8 लाख रुपए, बट ऑन एन एवरेज आई वुड से 10 to 12 लाख पर ईयर। ओके, यस। एंड अगर मैं यूरोप की बात करूं, सो कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है जैसे लाटविया, लिथुआनिया, हंगेरी, ये सारी कंट्रीज में फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। यू कैन कंप्लीट योर मास्टर 1 year ऑफ मास्टर इन 3.5 to 4.5 lakh, and successfully we have received visa for Lithuania as well. हाई रैंक यूनिवर्सिटीज रहती है? यस सर। बेल्जियम में हाई रैंक यूनिवर्सिटी रहती है? डेफिनेटली। यहाँ पे इनका जो केयू लुवन यूनिवर्सिटी है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग उनका 60 है, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो 60 रैंक पे फॉल करती है। 60, यस। वाह, मतलब टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज में मतलब ये आ रही है। यस यस। वंडरफुल वंडरफुल। और फीस कितनी है? 8,000 यूरो? यस। बहुत कम है, मतलब हाई रैंक यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी। यस डेफिनेटली सर, बिकॉज इसमें कैसा होता है, रीजन है, मतलब हाई रैंक यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली फीस थोड़ी ज्यादा होती है अक्सर वहां पे सर। मोस्टली ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी रैंक्ड यूनिवर्सिटी है तो फीस वो लोग कम या ज्यादा वो करेंगे। ओके। वहां पे एलिजिबिलिटी काउंट होती है कि आपका इंग्लिश का कैसा है, आप एकेडमिकली कैसे परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, आपका ऑफर लेटर आता है। अदरवाइज फीस जो है वो 10 to 12 लाख वेरी करती है। जैसे इन्होंने बोला कि कुछ अगर एकेडमिकली आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू कैन गेट मोर स्कॉलरशिप, बट दैट टू कि वहां पे भी कट थ्रोट कंपटीशन है, पूरी वर्ल्ड से एप्लीकेशंस आती है, सो दैट्स व्हाई। अली, मैं आपसे मतलब बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि जो सोच रही है आपकी, आप मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आपका पीआर हो जाए। जेन्युइनली आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो और स्टडी का ही आपका पर्पस है, लर्न आप करना चाहते हो। यू वांट टू लर्न अबाउट द कल्चर, यू वांट टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज, यू वांट टू लर्न अबाउट द योर कोर्स करिकुलम। और कोर्स करिकुलम को आपने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, और कोर्स करिकुलम को देखकर आपने कंट्री सिलेक्ट की है। बहुत कम देखने को मिलता है कि जहाँ पे ना तो आप पीआर के बारे में सोच रहे हो, ना ही आप बाकी सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई यूरोप में पढ़ने के लिए जा रहा है तो कौन से 3 बेनिफिट्स है जो आप, क्योंकि आपने हर कंट्री के बारे में रिसर्च किया है, तो यूरोप के ऐसे कौन से 3 बेनिफिट्स है वो आप बताइए। एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ओके। एजुकेशन एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन वो लोग बहुत ही अच्छा एंड टू द पॉइंट देते हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि मैंने जब करिकुलम रिसर्च किया था तब मुझे जाके पता चला कि भाई दे आर टू द पॉइंट। कोई तब आपको पता था कि आपको ये अलग अलग कंट्रीज में घूमना है? नहीं पता था। तब मैं बेल्जियम के बारे में रिसर्च कर भी नहीं रहा था। जब मैंने इन पर्टिकुलर मुझे जर्मनी का जब मैं रिसर्च कर रहा था, तब मुझे जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी, जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है मैं जहाँ पे पढ़ने जाऊंगा, तब मुझे वो यूनिवर्सिटी का नहीं आया था मेरे जो पोर्टल पे जब मैं सर्च कर रहा था। और उसके बाद जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया प्रॉपरली, जब मुझे पता था कि भाई बाकी कंट्रीज कैसे का ऑफर कर रही है और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज है वो अपना करिकुलम कैसे ऑफर कर रही है, इट चेंज माय होल आउटलुक कि कैसे हमें सिलेक्ट करना है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज what I was going to pay in US is far less than what I'm going to pay in Belgium. Yes. And that too in high rank university. Yes. And one more third thing is don't किसी का भी साथ मत लो। अगर आपको यूरोप में जाना है ऐसी कंट्री में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा कोई नोन पर्सन नहीं है, मैं वहाँ पे जाके नोन बनाऊंगा। आई नो इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट टू मी इट इज लाइक कि जो जेन्युइन लिबरेशन है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा। yes. और कोई आप अगर बोलोगे कि भाई मुझे ये वाला फियर है, वो वाला फियर है, वो सब चला जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, या आई एम स्टिल येट टू एक्सप्लोर एंड येट टू एक्सपीरियंस दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, but I'm very much sure that when I'm going to move to Belgium, and when I'm going to stay in all of these 4 countries, and when I'm going to come back, I'm going to be a different man. I'm going to be a version of myself that I have I have always admired when I was a kid.
Okay. So these are the 3 reasons that why you should study in U. First कोई bucket list बना के रखा है? bucket list, yes. I'm going to go Finland because Okay. I am this nature. It gives me a lot of aspiration. So I like Northern Lights. I'm going to move. Yeah. Like I want to the first stamp on my passport is going to be the Finland. No, it won't require. You will get Schengen visa. No, but still, I want him to stamp it on my passport because I want this thing. I have been talking about Finland since before I even applied for my visa, because the Northern Lights I've seen on Instagram and everything. Yeah. Also, I want to travel the whole Europe because Europe has a lot to offer. Yes. It is not just basically pasta, wine and cheese. It is more than that. It is very much easy for you as well, because the transportation network in entire Europe is very strong. Yes. You can move from one country to another by via train. bus. By train. Bus. You don't have to buy plane ticket each and every time. Yeah. Yes. If the journey is more than 10 hours, then it is not worth. And those that too travels from subsidized. bus. I mean, yes. And you know why you ask that? Why यहाँ पे इतना कम fees है? Because all of these universities, they are funded by government. Okay. They are heavily funded by the government. यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों मिल रही है? गवर्नमेंट का जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो टैक्सेस एजुकेशन के लिए ज्यादा उन लोगों ने सब्सिडाइज करके रखा है. Not only governments, entrepreneurs. Yes. Entrepreneurs are also sponsoring universities. And there are so many philanthropists. वहाँ पे वो लोग अच्छे से उनके पैसों का यूज कर रहे हैं. और अगर किसी स्टूडेंट को फ्री में पूरा पढ़ाई मिल रहा है विद स्टाइफंड, that is the most humane thing you can do. Yes. And who nowadays give education free of cost? और जिस तरीके का आपने कोर्स बताया, तो अगर इंडिया में भी हम करने जाएंगे तो शायद इससे ज्यादा पैसे हमारे लग जाएंगे. बट शायद से ये मॉड्यूल्स नहीं मिलेंगे इधर. ये तो नहीं मिलेंगे, मॉड्यूल्स क्यों? सिमिलर कोर्स में भी जाएंगे तब भी इतना तो खर्चा हो ही जाएगा. See, why? Because we Indians, we still focus on this. हम हफ्ते के 6 या 5 दिन तो फुल पढ़ाई करेंगे. Yes. यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई पार्ट टाइम जॉब का कोई सिनेरियो नहीं है, कुछ नहीं है. They are only focusing us on the whole bookish thing. Mostly written examinations. Yes. You know. वहाँ पे अभी जो मेरा कैलेंडर है उसमें एग्जाम्स का इतना कुछ मैंने देखा ही नहीं. वहाँ पे मैं कैलेंडर में ढूंढ रहा था, यार एग्जाम का तो टाइम टेबल ही नहीं दिया इन लोगों ने. अच्छा. एग्जाम का एक स्लॉट रहता है कि इतने दिन में एग्जाम्स होंगे. Yes. और व्हेन आई सॉ दैट कि बस इतने एग्जाम्स रहेंगे, आई वाज लाइक कि हाउ, आई मीन व्हाई आर दे फोकसिंग मच ऑन लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर रादर देन एग्जाम? बिकॉज they don't give a damn about कि भाई तुम्हारे ग्रेड में A1 A2 है या तुम्हारा जो ग्रेड शीट है उसमें O है. They don't give a damn about that. They give कि भाई तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स है. If you know 2 EU language, आपके पास हम आपको हायर करेंगे. One major requirement जो I forgot to mention was EU में if you know 2 language, which is like a German or French or anything. अगर लेट्स से कि मैं नेदरलैंड्स में मैं जॉब करना चाहता हूँ, डच में मुझे डच आती है और फिर जर्मन भी आती है, आई एम एलिजिबल. ओके, आई एम एलिजिबल फॉर दैट. और वहाँ पे आपका पीआर का जो स्कोर है उसमें भी आपका बढ़ जाएगा. सो फोकस ऑन द एक्स्ट्रा करिकुलर एंड उसके साइड में आप अपने एकेडमिक्स भी इतने ही स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया मेरी फील्ड में. आई डोंट हैव अ सिंगल डे ऑफ एक्सपीरियंस इन माय फील्ड. Though he is not aspiring to get his PR, but definitely the way he has chosen the course and he has planned everything, definitely he is going to get the PR. Yes. See, we also forget this whole geopolitical thing. You know very well that how this whole politics work. Right now, so many nations are at war, and that is the main reason people are scared. So, see, the geopolitical prospect and part should be covered. Okay, but one thing is,
aspire yourself to be so like academically and professionally inclined that you would not need LinkedIn to find people. Like अगर LinkedIn पे तो सब लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, बट व्हाट आर योर आपकी कौन से अकम्पलिशमेंट्स है कि भाई लोग तेरे को ढूंढ के आए. क्योंकि मैंने देखा है लोगों को लाइक कंपनीज लोगों को ढूंढती है कि भाई वी नीड दिस पर्सन. एंड फूड इंडस्ट्री इज दैट डीप. आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ सोच के रखा है कि क्या करना है, कैसे करना है? 5 years, nothing. Just learn and learn. Yes. That's it. 5 years में, if I get a chance to come back to India, good. If I don't, then I'm going to stay over there. Like my mom and dad, मैंने उनको बोला कि आपको graduation पे तो आना ही पड़ेगा. Yes. But उसके apart from that, 5 years मेरा प्लान ये ऐसा ही है कि मैंने जहाँ से डिग्री ली मैं वहाँ पे ही काम करूँगा, वहाँ पे ही आई एम गोइंग टू गेट माई एक्सपीरियंस. आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं सब जगह पे जाके घूम के एक्सपीरियंस लूंगा. मुझे एक ही जगह पे है, मेरी मोनोटोनस. मेरा एकदम सिंपल सा वो है कि मैं ब्रेकफास्ट भी मेरा सेम है होगा थ्रू आउट द वीक, लंच भी मेरा सेम होगा, तो आई डोंट माइंड. सो 5 years डाउन द रोड ओनली सेम कंट्री, वहाँ पे ही एक्सपीरियंस लूंगा. फिर वहाँ से ही लेट्स सी कि कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, देन आई विल मेक अ मूव. राइट नाउ ओनली 3 things: learn and learn. That's it. सो थैंक यू सो मच राहुल सर एंड अली. बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट रहा हमारा ये. मैं एंड करना चाहूंगा 4 पंक्तियों के साथ कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. और खुद पे भरोसा रख और कानन पे एतबार रख. खुद पे भरोसा रख और कानन पे एतबार रख, सफलता भी मिलेगी और तेरा वीजा भी निकलेगा. तो इसी पोयम के साथ आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आपके भी बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय सीमा को रहकर हम सारे सवाल इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन आपके कोई भी सवाल है तो आप कभी भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. यूरोपियन कंट्रीज की जब भी बात आती है और खास तौर पे बेल्जियम जैसी कोई कंट्री की बात आती है तो अक्सर आपको ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे पूरे इंडिया में जो जेन्युइनली आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे. तो अगर आपने भी प्रोसेस किया हुआ है और ये पॉडकास्ट देखने के बाद अगर आप थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, थोड़ी और जानकारी चाहते हैं, तो कभी भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं. नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हैं. 500+ एम्प्लॉइज की हमारे पास टीम है जो आपको हर कदम पे मदद करने के लिए तैयार है. हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है आपके करियर की. चाहे आप इंडिया में बना रहे हैं, चाहे आप विदेश में बना रहे हैं, आपके करियर को लेकर हम बड़े ही उत्साहित रहते हैं. तो आपके पास भी आपका करियर प्लान रेडी है और कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हैं दिक्कत आ रही है, यूरोप में अप्लाई किया हुआ है दिक्कत आ रही है, यूएस कनाडा में सही जानकारी आपको नहीं मिल रही है, आप हमारा संपर्क कर सकते हैं. हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स.